पीएम मोदी स्वच्छ भारत दिवस 2024 में हुए शामिल, बोले स्वच्छता अभियान अब बन चुका है पर्व, देश भर में रिकॉर्ड स्तर पर बनाए गए शौचालय। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस, 12 दिन बाद वापस हड़ताल पर आए जूनियर डॉक्टर, विरोध में निकालेंगे मार्च, बोले सुरक्षा पर ममता सरकार का रवैया पॉजिटिव नहीं। महाराष्ट्र के पुणे में हेलीकॉप्टर क्रैश, उड़ान भरते ही हुआ हादसा, 2 पायलट समेत 3 लोगों की मौत, पुलिस और मेडिकल मौके पर पहुंची। जम्मू कश्मीर के फाइनल फेज में बम्पर वोटिंग, तोड़ा लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड, सोपोर और बारामूला समेत 7 जिलों में 67.72% का मतदान, 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइल दागी, बोला ये नसरल्लाह की शहादत का पहला बदला, नेतन्याहू बोले इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट में और आप देख रहे हैं भारत अपडेट पर भारत के सवाल, भारत का एजेंडा और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। आज बात करेंगे सोनभद्र में शर्मनाक की। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। यहां कुछ दबंगों ने शक्तिनगर थाना इलाके के चिक्काडौड गांव के रहने वाले आदिवासी लड़के के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। अब पीड़ित युवक को लाठी, डंडों और लात घूंसों से बुरी तरह पहले पीटा गया, उसके बाद उसके ऊपर पेशाब करके वीडियो बना लिया गया, उसके साथ मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उसे वायरल भी कर दिया। अब जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो भी आरोपी है वो पेशेवर अपराधी हैं, उनके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं और ये गिरोह चलाते हैं। आरोपी को एक्शन वाली रील बनाने का शौक है, वो सोशल मीडिया पर एक्शन और फाइट वाली रील बनाकर अक्सर पोस्ट करते हैं। फिलहाल पुलिस ने उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया है, उनकी तलाश भी की जा रही है। आरोपियों ने पीड़ित को बेहोश होने तक बेरहमी से पीटा, जिसके बाद उसके अचेत होने पर उसे मरा हुआ समझकर वो वहां से भाग निकले। अब पीड़ित युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि ये मारपीट किस वजह से हुई है इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस इसकी जांच पड़ताल भी कर रही है। अब आपको थोड़ी बैक हिस्ट्री पर लेकर जाते हैं, जहां आपको बता दें कि इससे पहले जुलाई 2023 की अगर बात करें तो वहां जुगैल थाना क्षेत्र में एक आदिवासी के साथ पेशाब कांड सामने आया था, जहां विपक्ष की तरफ से घटना को लेकर सरकार पर तीखे सवाल भी साधे गए थे। पुलिस की तरफ से मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए स्थिति नियंत्रित कर ली गई थी और अब एक बार फिर से ये पेशाब कांड सामने आए हैं, जिसको लेकर पुलिस आरोपियों की तलाश और कार्रवाई की कवायद में जुटी हुई है। थाना शक्तिनगर से संबंधित एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें शिव कुमार खरवार द्वारा बताया गया कि उसका भाई पवन खरवार दिनांक 26/9/2024 के 7-8 बजे के आसपास पर थाना शक्तिनगर क्षेत्र बैरियर नंबर 1 के आसपास अंकित भारती और उसके 7-8 सदस्यों द्वारा मारा पीटा गया। मारने पीटने के साथ मारपीट का वीडियो भी बनाया गया और उसके ऊपर पेशाब भी किया गया है। इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना पर अंकित भारती को हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि उसके बाकी सदस्य कौन है, उन्हें भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कठोर धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है। पवन से भी बात हुई है और शिव कुमार खरवार से भी बात हुई है कि उनके द्वारा बताया गया कि चोट लगने पर सीधे बैढ़न मध्य प्रदेश ले गए थे, अभी वापस आए हैं, इसलिए बीच में किसी थाने पर इसकी सूचना नहीं दी थी, ना ही 112, ना किसी बीट कांस्टेबल या चौकी पे इसकी सूचना दी गई। आज सुबह एक ट्वीट पर वीडियो वायरल किया गया था, जिसके अंदर एक व्यक्ति के साथ में मारपीट और असभ्य करते हुए कुछ लोगों को देखा जा रहा है और उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए लोकल पुलिस के द्वारा वादी से वार्ता की गई और घटना के बारे में जानकारी की गई। तो वादी के द्वारा बताया गया कि घटना 26 सितंबर की रात की है और उसी के मोहल्ले के पड़ोसियों के द्वारा यह घटना कारित की गई है। इसमें घटना का संज्ञान लेते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर
जो 5 लोग हैं उनको नामजदगी दी गई है और उसमें से एक व्यक्ति अंकित भारती पुत्र राम लल्लू, जिसके द्वारा एक घटना कारित करते हुए दिख रहा है जो वीडियो के अंदर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अन्य जो 4 लोग हैं उनकी अरेस्टिंग हेतु क्षेत्राधिकारी पिपरी है, उनके नेतृत्व में 2 टीमें लगाई गई है, जिनकी जल्द से जल्द अरेस्टिंग की जाएगी और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो अब गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में यह भी बताया गया है कि कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई और कितने मामले लंबित थे। अब देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, देश में आदिवासियों के खिलाफ हुए अत्याचारों की संख्या 2021 में 8,802 हुए। 2019 और 2021 की अवधि के दौरान दर्ज मामलों की संख्या में वृद्धि भी हुई है। तो देखिए, यहां पर आज हम लोगों ने मुद्दा इसलिए उठाया, दरअसल आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर रहे और झारखंड दौरे पर उन्होंने मंच से आदिवासियों के लिए काफी सारे संबोधन करे। उन्होंने वहां से परियोजनाओं की शिलान्यास की, लोकार्पण की कई गाथाएं कही। उन्होंने कहा कि वो गांधी विचार पर चलते हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज जितना तेजी के साथ विकास करेगा, भारत का विकास भी उतनी ही तेजी के साथ होगा। तमाम ऐसी बातें जो उस मंच से कही गई, ये वो झारखंड था जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण कर रहे थे। और हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार की, जहां पर आदिवासियों पर, दलितों पर अभी भी उत्पीड़न हो रहा है और ये अपने आप में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर देश में ऐसा हो क्यों रहा है। पैनल पर हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार दुबे जुड़ गए हैं, सपा से प्रवक्ता हैं। शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ शिव सिंह भारती जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। शिव सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुरेंद्र सोरेन हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ महेश कुमार मिश्रा जी जुड़ गए हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी है। महेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का भारत अपडेट पर बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोगों ने चर्चा इसलिए रखनी जरूरी समझी क्योंकि आज की अगर बात करें तो जो आंकड़े हम लोगों ने आज देखे और वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, जहां आज पेशाब कांड की हम लोग बात कर रहे हैं। सोनभद्र में कांड हुआ है, उसके पहले भी 2-3 कांड और हो चुके हैं, जहां 11 जुलाई को भी एक कांड था, 6 जुलाई को भी एक कांड था और अब 26 सितंबर को एक कांड हुआ, जिसके 6 दिन बाद ये मामला संज्ञान में आया। और जो संज्ञान में आने के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हुई, कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है। लेकिन अभी भी देखिए, सवाल वही है कि आखिर क्यों, क्या कानून व्यवस्था इतनी ढीली पड़ गई है या कहीं ना कहीं विपक्ष भी कमजोर हो गया है कि वो मुद्दे नहीं उठा पा रहा है। तो तमाम ऐसे सवाल है जिनको जानने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश का ये मामला है और अब ये जो मेरे पास आंकड़ा है उसमें तीसरी घटना है। पहली घटना 11 जुलाई को हुई थी, जहां कान में पेशाब किया गया था। उसके बाद उससे पहले एक और घटना हुई 6 जुलाई को, जहां पर उठक बैठक का एक वीडियो सामने आया था, चप्पल चटवाने का वीडियो सामने आया था। और उसके बाद अब 26 सितंबर का ये कांड फिर से सामने आया। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और उसके प्रशासन, कानून व्यवस्था, इन पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। शिव कुमार जी, देखिए मैडम, होता क्या है कि पर्सनल दुश्मनी और एक पेशेवर अपराधी, दोनों में अंतर है। ये घटना कैसी है, पेशेवर अपराधियों ने ये कृत्य किया है या आपसी रंजिश है, इन दोनों को देखना होगा। जहां तक इस तरीके का कृत्य अगर कोई करता है तो निश्चित तौर पर ये गलत है, चाहे वो एमपी की घटना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की घटना हो या किसी भी देश के किसी भी कोने की घटना हो। इस तरीके की अगर घटनाएं आती हैं तो निश्चित ही वो समाज को शर्मिंदा करती हैं। और आजकल एक फैशन बन गया है रील बनाने का, कि लोग अब अपराध जब करते हैं तो उसकी भी रील बनाने लगे। ये बहुत ही विडंबना इसको कह सकते हो और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। इस पे सरकारों को सोचना पड़ेगा और इस तरीके की जो घटनाएं हैं उन पर लगाम लगानी पड़ेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा भी देखा गया कि रील बनाने के चक्कर में लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। और इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो रील इसलिए उनका पर्पज होता है कि वो एक एरिया में फेमस हो जाएं, लोग उनसे डरने लगे। लेकिन दुबे जी, ये मामला रील से बहुत इतर है। रील की दुनिया अलग है, रियल दुनिया अलग है। ये मामला बहुत इतर है रील से। शायद आपने वीडियो नहीं देखा होगा। मैं क्या बोला, जिस तरीके से आप जो फुटेज दिखा रहे हैं, आपने जो किया, मैं उस पे ये बात कह रहा हूँ
कि अगर ये रील भी बनाने का है कि हम प्रसिद्ध हो जाएं, तो हो सकता है कि ये उस एंगल से भी इसकी जांच होनी चाहिए। इसे दूसरा एंगल ये भी है कि क्या ये आपसी दुश्मनी थी। तीसरा एंगल ये है कि आखिरकार इन दोनों का झगड़ा जो है वो कहीं कोई बात को लेके झगड़ा हुआ है क्या है। तो बहुत सारे एंगल बनते हैं ठीक है। ऐसी घटनाओं को। और जहां तक जो पेशाब करने वाली बात है वो निश्चित निंदनीय है। इसमें कोई भी हो, अब बताया तो ये भी जा रहा है कि शायद मारने वाला भी आदिवासी है और जो जिसके साथ घटना घटी वो भी आदिवासी है। ठीक है तो दुबे जी, निश्चित तौर पर इसमें कोई भी हो, ठीक है दुबे जी, लेकिन आती हूँ मैं उनको आपके पास। उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम ठीक है। कानून का है। कानून को अपना काम करना चाहिए। ठीक है दुबे जी, आती हूँ आपके पास में। भारती जी, आपसे मेरा सवाल है, शिव सिंह भारती जी, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कभी तारीफों के पुल सुनने को मिलते हैं, कभी कहा जाता है कि जो व्यवस्थाएं हैं कानून की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सेफ है, वहाँ पर तमाम सारी चीज़ें हैं, दिखता है कि तुरंत फॉर्म में आकर अधिकारी यहाँ से वहाँ सारी चीज़ें करते, कानून व्यवस्था बहुत पुख्ता रहती है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि आदिवासियों पर बर्बरता उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है। वीडियो आपने देखा ही होगा, और वीडियो में जिस तरीके की बर्बरता सामने आ रही है वो वाकई में शर्मसार करने वाली है इंसानियत को। शिव सिंह जी। अच्छा जी, जिस तरह की घटना है और ये जिस तरह का वीडियो यह वायरल हुआ है, यह वास्तव में स्वस्थ समाज में इसकी किसी भी रूप में स्वीकार्यता नहीं है। ये तो बहुत बड़ी घटना है। और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, तो कानून अपने तरीके से काम कर रहा है। चूंकि घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया, जो भी ये घटना करने वाले लोग, इनकी मानसिकता को समझने की चीज है कि इनके अंदर अभी भी कानून का डर नहीं है। जब इतनी सख्ती है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था इतनी, अभी जैसे ही कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो मैं देखता हूं कि अपराधियों के साथ जब विपक्ष खड़ा हो जाता है और उनको सहेजने संवारने का काम करने लगता है, तो निश्चित रूप से मानिए कि अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। और अपराधियों का अगर मनोबल बढ़ेगा तो वह घटनाओं की पुनरावृत्ति करेंगे, वह नहीं करेंगे तो दूसरे करेंगे। इसलिए जब कोई भी घटना होती है और उस पर कोई कार्रवाई होती है, तो उस पर उन अपराधियों को आपराधिक की दृष्टि देखना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। और कानून जब अपना काम करता, अभी तमाम घटनाएं घटी, तो मैं देखता हूं कि पुलिस ही सबके घेरे में खड़ी कर दी जाती है। तो इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। और जिस तरह की ये घटना हुई है, या इससे पूर्व में जिन घटनाओं का आपने जिक्र किया, आप देखिए भारत 47 के बाद आजाद हुआ और संवैधानिक अधिकारों के तहत आदिवासी, अनुसूचित वर्ग सबको अधिकार दिए गए। और उन अधिकारों को जिस तरह की से पहुंचने चाहिए तो उन तक, जिस तरह से उनका उनके चीजों में स्तरों में बढ़ावा होना चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए, वह नहीं हुई। और आज देखिए अनुसूचित जनजाति या आदिवासी आज भी इन घटनाओं का शिकार होते हैं। तो निश्चित रूप से मानिए कि 70 वर्षों तक राज करने के बाद भी इतने बड़े समाज की चिंता नहीं की गई, और वह आज भी इस स्थिति में है कि कोई भी आके उनसे किसी भी तरह की घटना कर सकता है। तो एक समाज की मानसिकता समझने की भी बात। ठीक है, महेश कुमार जी आपके पास आना चाहूंगी। यही सवाल है आपसे, क्योंकि भारत का एजेंडा है, इसमें भारत के सवाल है कि आदिवासियों पर बर्बरता उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर होती हुई नजर आ रही है, प्रशासन कितना मुस्तैद है। आपने तमाम चीजें देखी होंगी। जब ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, कभी कभी बहुत सारे मामले संज्ञान में ही नहीं आ पाते। जब संज्ञान पे आते हैं, जब हम चौथा स्तंभ तस्वीरें दिखाते हैं, जब हम मुद्दा उठाते हैं, तब कहीं संज्ञान में आता है और उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। अब तो खैर सोशल मीडिया का जमाना हो गया, यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए जितनी तेजी से फैलता है, शायद ये वो उतनी तेजी से कहीं और फैलता होगा। 26 सितंबर की घटना हुई, उस घटना के बाद आप ये समझिए जो व्यक्ति जिसके साथ ये हुआ वो अपना ट्रीटमेंट कराने मध्य प्रदेश के अस्पताल पहुंचते हैं, परिवार वाले वहां होते हैं, और जब वीडियो वायरल होता है उसके बाद पुलिस संज्ञान लेती है। पुलिस संज्ञान लेने के बाद उस व्यक्ति के घर पहुंचती है और देखती है वहां पर कोई नहीं है। फिर घर वालों को किसी तरीके से कांटेक्ट किया जाता है, तो वो बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो ये दिक्कत हो गई थी, तो हम इलाज कराने वहां चले गए थे। उसके बाद संज्ञान लेना धीरे धीरे शुरू करते हैं। तो ये टाइम डिफरेंस काफी ज्यादा हो जाता है अगर ऐसी चीजों को देखें। तो ऐसे केसेस को आप कैसे देखते हैं महेश जी? देखिए जी, दिल्ली ने FIR सके अभी एसपी में कह रहे थे सौतंत्र की हमने FIR दर्ज कर ली है जी, सुसंगत धाराओं में। धाराएं जो है वो भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप है, और जो घटना हुई है
उसके संदर्भ में एफआईआर दर्ज करने के बाद विवेचना शुरू कर दी है और हमने कई ईयर गिरफ्तार किया और 6 अभियुक्त नामजद। ये बात जरूर है कि एक डिले है एफआईआर की। 26 तारीख घटना है और कल 1 तारीख थी और कल उन्होंने पता दर्ज किया है। तो अब इसमें डिले में कई चीजें देखी जाएंगी। डिले में यदि एक नेचुरल डिले है, मान वो नहीं पहुंच पाया वादी वहां थाने पर और उसका व्यवहार है या उसका जो कंडक्ट है वो ऐसा है कि वो वाकई में डिले के लिए जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि वाली उन्होंने कहा कि हम तो इलाज कराने चले गए किसान मध्य प्रदेश। तो इलाज करने का मतलब यह है कि इलाज के लिए कोई आदमी वहां पर उनका परिवार का या गांव का कोई आदमी वहां पर नहीं आया जिसने घटना से संज्ञान लेता है या के बाद बताता है कि साहब इस तरह से घटना हुई है मेरे गाँव में, तो संज्ञान लेते ही। लेकिन अब ये वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान लिया है, मुकदमा भी दर्ज हुआ है और कार्रवाई की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि बहुत शीघ्र कार्रवाई होगी। और जहां तक अत्याचारों का सवाल है, देखिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो है उसमें काफी अमेंडमेंट हो गया है 2015 के बाद, 2015 के बाद। तो आप समझिए कि इतना खतरनाक कानून है वो कि वो उसमें कोई भी व्यक्ति यदि कोई सवर्ण जाति का या एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कोई ऐसा व्यक्ति है समाज का जो कि उनके साथ अत्याचार कर रहा है या उनके साथ मारपीट कर रहा है, तो गाली भी दे रहा है, तो उसमें बड़े कठोर कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। और मैं नहीं समझता कि ऐसे में कोई पुलिस वाला या कोई पुलिस अधिकारी इन मामलों में खासतौर से जो कि शेड्यूल कास्ट ट्राइब के साथ हो रहा है उसमें कोई लापरवाही बरते या किस तरह की कोताही बरते, और निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई और ये सारे अभी किए जाएंगे। जैसा कि एक प्रवक्ता बता रहे थे, पैनलिस्ट बता रहे थे कि साहब ये घटना का बैकग्राउंड क्या है, घटना रंजिशन हुई है या जानते बूझते हुई है। अब जैसा कि उन्होंने ये भी बताया कि जो मारने वाले हैं वो भी शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, वो भी आदिवासी लोग हैं। तो जब आदिवासी का अटैक और आदिवासी के तो होता है या शेड्यूल कास्ट का अटैक शेड्यूल कास्ट के तो होता है, तो उसमें वो एक्ट काम नहीं करता है। SC/ST जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यदि उसमें जनरल कास्ट है अदर कास्ट का होता तब वो एक्ट काम करता है। तो मेरे ख्याल से जो उन्होंने कहा, क्योंकि यदि वो बताते कि साहब हमने SC/ST एक्ट में दायर कर लिया है तो वो डेफिनेटली SP सोनभद्र बताते, लेकिन उन्होंने ये बात को जिक्र नहीं किया इस बात का। तो इसका मतलब ये है कि जो क्योंकि आदिवासी और आदिवासी के बीच झगड़ा है या जनरल कास्ट का किसी का झगड़ा, तो उसमें फिर वो मुकदमा जो IPC की धारा है, जो न्याय संहिता की धारा है, उनमें मुकदमा दर्ज होता है। तो जहां अत्याचार की बात है तो देखिए ऐसा है कि इस सोशल स्ट्रक्चर में जो इस कॉन्फ्लिक्ट है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, वो आज से नहीं वर्षों से चला आ रहा है। और उस कास्ट कॉन्फ्लिक्ट को यदि हमें रोकना है, यदि हम, क्योंकि ये सोशल प्रॉब्लम है, इसमें देखिए कुछ नहीं कर सकती। ठीक है महेश जी, कर सकता। ठीक है महेश जी, हम रोकथाम की बात पर भी आएंगे, आपसे बहुत सारी भी और जानकारी भी लूंगी क्योंकि आप बेहतर समझ पा रहे होंगे थ्रू आउट योर करियर ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पर आपने तमाम ऐसे केस देखे होंगे, आपने हर एक व्यक्ति की मानसिकताएं भी देखी होंगी कैसी होंगी, आप तमाम ऐसे किस्से सुनते भी होंगे। जानने की आपसे डिटेल में कोशिश करूंगी, लौटूंगी अभी आपके पास। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र सोरेन जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने ऐसे तमाम खबरें देखी होंगी, हम भी वही खबरें बताते हैं हर दिन, तभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है उसमें सुधार नाम की 1% गुंजाइश नहीं होती और उठते सवाल या तो सरकार पर है या तो प्रशासन पर है। सुरेंद्र जी। बिल्कुल जी, ये अभी दुबे साहब की बात मैं सुन रहा था, काफी सारा क्लू दे रहे थे पुलिस को कि मोरेल बनाने के चक्कर में ऐसा हो रहा है। कुछ आइडियाज भी दे रहे थे कि कैसे पुलिस को किस एंगल में जांच करनी चाहिए, इस तरह के कुछ क्लू दे रहे थे। बहरहाल अच्छी बात है, पुलिस अब पहले वाली पुलिस या अब वाली पुलिस में पता नहीं क्या अंतर रहा है, लेकिन तीनों गेस्ट की बात सुनने के बाद मुझे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि 26 सितंबर की ये घटना है और आज 1 अक्टूबर के आसपास ये घटना सामने आई जब वो उन्होंने एक्स पर अपलोड किया वो वीडियो। क्या इतने दिनों तक यह मामला क्या इसलिए नहीं दबा रह सकता है कि शायद वहां के आदिवासियों को या वहां के दलित को वहां के प्रशासन पर, वहां के पुलिस पर भरोसा नहीं रहा कि वो आने जाएंगे या कंप्लेन करेंगे तो उनकी सुनी जाएगी या कोई कार्रवाई होगी, शायद इसलिए वो जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। आपने जैसे बताया कि मध्य प्रदेश में वो इलाज कराने चले गए, मध्य प्रदेश में भी पिछले दिनों ऐसी घटना हुई थी जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी पीड़ित का पैर धोने लगे, उन्हें किस तरह मतलब
पाप अपनी धोने की कोशिश कर रहे थे या अपने स्टेट की पाप धोने की कोशिश कर रहे थे। क्या योगी जी भी ऐसा करेंगे पता नहीं। पिछले जो 2-3 हादसे का आप जिक्र कर रहे हैं, उन हादसों में ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आया। ये सवाल खड़ा हो रहा है कि हम जो सोसाइटी के लोग हैं, जो ज्यादातर अपराध के साथ जुड़े हुए यूथ हैं, वो इतना निडर हो गए, निर्भीक हो गए हैं कि उन्हें अब पुलिस का डर नहीं रहा। ये वही उत्तर प्रदेश, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, वरना शायद मीडिया इस बात का भी इंतजार करती कि जो आरोपी हैं या जो दोषी हैं उनके घर में भी बुलडोजर पहुंच जाएगा, लेकिन अब तो बुलडोजर पहुंचने लग रही है। ये एक डर, जो कानून का डर, जब SC ST एट्रोसिटी एक्ट जैसे कठोर कानून हमारे देश में मौजूद है, वैसी जगह पर भी मुझे नहीं पता, मैं तो झारखंड में बैठा हूँ और झारखंड से बैठ करके मैं जो चीजों को देख पा रहा हूँ, तो वो चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, बिहार हो या असम, मैं देख रहा हूँ कि लगातार कुछ इलाकों में, देश के कुछ हिस्सों में आदिवासी बहुत ही असुरक्षित होते जा रहे हैं और उनके अगेंस्ट में दबंगों की, मैं किसी खास वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या उच्च जाति निम्न जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ खास तरह की घटनाएं सामने आ रही है जिसका अपराध के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर अपराधी है तो भाई गोली मार दीजिए आप, या उनके घर लूट करके चले जाइए, लेकिन अपराध के साथ साथ एक घृणित कार्य करने की, अपमानित करने की और अपने को उच्चतर या उच्च दिखाने की जो, और दूसरे को संसार करने की जो इस तरह की घटना है, मुझे लगता है कि अपराध की एक अलग ही श्रेणी बन गई है। और सुरेंद्र जी, हाँ, जो श्रेणी बन गई, मुझे लगता है सुरेंद्र जी, कानून व्यवस्था को भी इसको बड़ी गंभीरता से देखना पड़ेगा, स्वतः संज्ञान कई सारे मामलों पर लेने पड़ेंगे, और इसके साथ ही जो सरकारें हैं उन्हें भी इस पर गौर करना पड़ेगा, और विपक्ष को भी ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं कोई ऐसा मुद्दा हो जो दब ना जाए। ठीक है, अब शिव सिंह भारती जी आपके पास आना चाहूंगी अब सवाल लेकर। अभी तक तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि आखिर समस्या क्या है, कहाँ क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं। अब अनुसूचित जाति के खिलाफ, और अगर बात करें दलितों की, SC ST जिनकी भी बात करें, तो उसके खिलाफ अगर देखें तो अपराध के मामले सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, और ये जो घटना हुई ये भी उत्तर प्रदेश के, इसके बाद मध्य प्रदेश आता है उस नंबर पर, उस तीसरे नंबर पर राजस्थान भी आ रहा है। सब जगह आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकारों की आप बात करते हैं, और उसमें भी आपने 1-1, 2-2 बोगी लगा दी है, डिप्टी CM और तमाम सारी चीजें हैं, और आप कहते हैं एक सख्त कानून है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अभी सुरेंद्र जी ने बताया कि बुलडोजर का एग्जाम्पल था, एक खौफ भी बना रहता था, वो भी तमाम चलाए गए, लेकिन उसके बाद भी अपराधों पर लगाम नहीं लग पाई, और खास तौर से उन वर्गों के लिए जिन वर्गों की हम आज बात कर रहे हैं, शिव सिंह जी। और जब चुनाव की बारी आती है तो सबसे पहला एजेंडा यही होता है, चाहे कोई भी पार्टी रही हो। शिव सिंह जी। अच्छा जी, चुनाव का विषय नहीं है, विषय नहीं, शिव सिंह जी, चुनाव से भी मुद्दा जुड़ा है, क्योंकि आप लोग चुनाव में इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर, कोई PDA की पॉलिटिक्स कर रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, आप लोग हर तमाम चीजें देखते हैं, लेकिन जब इंसाफ की बारी आती है ना, तो हर 2 कदम पीछे आदमी दिखाई पड़ता है, कानून व्यवस्था को छोड़कर। उसमें भी राजनीतिक रोटियां ही सेकी जाती हैं। जिनके साथ ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जो हादसे हो रहे होते हैं ना, उनके जो इंसानियत जो होती है ना, उनके दिल से कभी जाके पूछेगा उनके साथ क्या बीतती जब उनके साथ ये हादसा होता है। बड़ा आसान है यहाँ पर बैठकर मुझे और आपके लिए आपस में बातचीत करना और डिबेट करना। शिव सिंह जी। बिल्कुल, अच्छा जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, और निश्चित रूप से मानिए कि ऐसी घटनाएं वास्तव में हमको शर्मसार भी करती हैं और आक्रोशित भी करती हैं, लेकिन मैं उस मोनोपोली की भी बात कर रहा हूं, जो इस मोनोपोली में आप देखिए अपराधी कर रहा है और उसको महसूस भी नहीं हो रहा है कि वह अपराध कर रहा है। वह किस मानसिकता से, कितनी अपराध की कुछ उच्च मानसिकता से वह अपराध को अंजाम देता है और उसको महसूस नहीं होता। मैंने अभी जो पूर्व के वक्तव्य में अभी कहा था मैंने कि 60-60, 70-70 वर्ष हो गए, सरकारें किसी की भी रही हो, तो उनके जीवन स्तर में आज तक इतना सुधार नहीं आ पाया, आज तक शिक्षा स्तर तक उनके पास अभी तक इतनी नहीं पहुंची कि वो इतने जागरूक हों, अपने अधिकारों के लिए जागरूक हों कि हमारे साथ कोई घटना हुई है तो हमको किससे शिकायत करनी है। और अब देखिए इतनी बड़ी घटना हो जा रही है, इससे बड़ी घटना तो मुझे लगता है हो नहीं सकती। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी 4-5 दिन बाद यह घटना संज्ञान में आती है। आज तो सोशल मीडिया
और जाने कितने माध्यम है। एक जितने आप थाने में चले जाएंगे, 112 पर कॉल कर देंगे तो पुलिस के संज्ञान में लेती है। आप किसी भी तरह से घटना हुई है उसको संज्ञान में ला सकते हैं। लेकिन आज भी अगर ऐसे भी इलाके हैं जहां पर इस तरह की स्थिति है तो मुझे लगता है बड़ा ही चिंता का विषय है। सरकार किसी, मैं फिर कह रहा हूं, 70 वर्ष आज संविधान का रोना पिटना ये लोग मचाते हैं। विपक्ष कहता है कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है, लेकिन उस संविधान की तरह इसमें कांग्रेस भी आ जाती है। और आप देखेंगे सबसे ज्यादा वर्षों तक कांग्रेस ने इस देश पर राज किया, तो इस वर्ग तक आज तक सुविधाएं नहीं पहुंची, आज तक वह छूती है। और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है तो घटना शायद रोकने का प्रयास मुझे लगता है कि पूरे मनोयोग से किया जाता है और प्रशासन भी करता है। और अगर घटना होती है तो उसमें एक जो अपराधी है उन अपराधियों पर करके और ठीक है, वापस आऊंगी तो आपकी इस बात पर रखूंगी जो आपने बोला था ना कि खतरा है, कांग्रेस ने ये कर दिया वो कर दिया है। तो अभी मध्य प्रदेश के आपको बीजेपी नेता की एक घटना लौट के आऊंगी वापस तो याद दिलाऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पर देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आगे भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। संस्कृति, वैभव और ऐतिहासिक धरोहर की धरा जोधपुर में भारत अपडेट न्यूज चैनल लेकर आ रहा है एक ऐसा मंच जहां राजस्थान के सियासी, बिल्डर्स, उद्यमी और नवाचारी लोगों का होगा समागम। जनता से साझा होगा विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्ता को ऊंचाइयों तक ले जाने का अपना अपना विजन। प्रतिभागियों का किया जाएगा सम्मान और अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वालों को मिलेगा अवार्ड। क्योंकि बढ़ाना होगा बेहतर भविष्य के लिए एक कदम सपने की ओर। जोधपुर आवास कॉन्क्लेव ओनली ऑन भारत अपडेट। निवेशकों की गाढ़ी कमाई, नहीं होने देंगे अब हवा हवाई। रियल है विकास की रफ्तार या स्कैम से हो रही बिल्डर्स की भरपाई। बिल्डिंग के बिल्डअप में कौन है रियल और कौन फेक? प्रॉपर्टी के नुकसान और मुनाफे का रियलिटी चेक। रियल एस्टेट के रियल हीरो और विलन से कराएंगे आपकी भी।
रियल एस्टेट की रियलिटी देखिए ओनली ऑन भारत अपडेट। जरूरी है असल मुद्दों पर दमदार तरीके से बात करना। जरूरी है नेता नीति नेतृत्व से सवाल करना। जरूरी है हर मुद्दे की खोज पर तरीके से चोट करना। जरूरी है कलम को क्रांति के लिए हथियार करना। जरूरी है गलत नीति नीयत को तार तार करना। जरूरी है बेहतर लोकतंत्र के लिए तंत्र को लोक के लिए काम करना। और ये सब होगा तब जब कोई सही और स्वस्थ तरीके से सोचेगा। लेकर आ रहा हूं मैं जल्द आपके लिए सोचना जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं जहां सोनभद्र में एक शर्मनाक वारदात हुई, इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना हुई, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्यों कानून की टांग टूटती हुई नजर आ रही है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं, इसे जानने की कोशिश करेंगे। वापस लौटेंगे हमारे पैनल की तरफ जहां हमारे साथ सारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। तो शिव जी, जो आप बात कह रहे थे ना कि कई सारी तमाम ऐसी चीजें हैं और कानून व्यवस्था को लेकर, सरकार को लेकर, तो अभी थोड़ा आपको बैक स्टोरी में एक किस्सा याद दिला देती हूँ। मध्य प्रदेश के सीधी में ही हुआ था, जहां बीजेपी नेता ने आदिवासी पर पेशाब करी थी। प्रवेश शुक्ला इनका नाम है, हालांकि बाद में इनके ऊपर एनएसए लगा और इनके बाद इनके घर पर बुलडोजर भी चला। तो ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल सेट करने में आप लोग बहुत अच्छे नहीं हैं। एग्जाम्पल आपकी तरफ से भी बहुत बेकारी सेट हुए हैं कई जगह पर, और तमाम ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। निकालने बैठूंगे तो बहुत समय निकल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। अब दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, विपक्ष मजबूती के साथ रहता है। उत्तर प्रदेश की यह घटना है, तमाम ट्वीट हुए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ निकलकर सामने आई। बार बार ये कहा गया कि दलितों और आदिवासियों का शोषण होता है। और आप लोग जिस हिसाब से अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो जो राजनीति उत्तर प्रदेश की चल रही है उसको अगर उस लिहाज से भी देखें तो आप लोग अपने एजेंडे को लेकर बड़े ही क्लियर रहते हैं। जहाँ पर आपकी पीडीए पॉलिटिक्स चल रही है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटनाएं बार बार क्यों हो रही है? क्या लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का कमज़ोर हो गया, या प्रशासन का उस वर्ग विशेष की तरफ ध्यान नहीं है? शिव कुमार जी। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जिस हिसाब से आज हमारी आबादी डे टू डे बढ़ रही है, लेकिन जो फोर्स है वो कहाँ पे है? तो निश्चित तौर पर आज जितनी आबादी पर फोर्स होना चाहिए वो नहीं है, नंबर एक। दूसरा, कोई भी बड़ा अपराधी कैसे बनता है? निश्चित तौर पर हम यहाँ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, पूर्व आईपीएस बैठे हुए हैं, पुलिस की बिना मिली भगत के बड़ा अपराधी बनना सकता ही नहीं है, उसकी संभावना ही नहीं होती है। कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं बिना किसी तथ्य के। शिव कुमार जी। नहीं, बिना तथ्य नहीं, ये फैक्ट है। और ये इतिहास रहा है कि कभी भी कोई भी अपराधी अगर सब बड़ा बनता है, पहले छोटी मोटी घटनाएं करता है, फिर वो सेटिंग पुलिस में करता है और वो धीरे धीरे डॉन तक बन जाता है। तो ये कैसे? तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की संलिप्तता भी रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं सब पांचों उंगली बराबर नहीं है। मैं यहाँ सारे पुलिस विभाग पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन उनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके के लोगों को बढ़ावा भी देते हैं, क्योंकि हफ्ता आना होता है, पैसा कमाना होता है, ये बहुत सारे मुद्दे। जिस तरीके से आप अपने इस वीडियो में देख रहे हैं कि जो उसका स्टाइल है उन लड़कों का, वो क्या बयां करता है, देख के आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं।
लेकिन यही मैं कहूंगा, फिर भी उसके बावजूद भी मैं यही कहूंगा कि पुलिस की ये जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि वो उसके इलाके में जो थाना इंचार्ज होता है, थाना इंचार्ज की ये जवाबदारी है कि उसके इलाके में शांति रहे। लेकिन चूंकि स्टाफ की कमी रहती है तो ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ऐसी जो कुकर किए जाते हैं उसमें समाज के जो ठेकेदार कहें या समाज के जो बड़े बुजुर्ग कहें, उनको भी, समाज के जो होनहार लोग कहें, उनको भी अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। और इस तरीके से अगर कोई गुंडागर्दी करता है, वो करता है, तो तुरंत उन लोगों को आगे आकर कानून की सहायता लेनी चाहिए, पुलिस की मदद लेनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि आदमी आज के समय में इन कानूनों के जो जाल है उससे बचना चाहता है। आदमी ये सोचता है कि क्यों हम पंजरे में पड़े, क्यों इस झंझट में पड़े, हमें अपना काम करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो मानसिकता हमारी सोसाइटी की बन गई है कि हमें दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो भी इसके लिए जवाबदार है। अगर ये जिस तरीके से आप बता रही कि 26 तारीख की घटना है, आज 2 तारीख को हम डिबेट कर रहे हैं इस पे, तो निश्चित तौर पे कहीं ठीक है दुबे जी, आपके पास लौटूंगे। महेश जी, आपने सारी बात सुनी। यहाँ पर देखिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां में बड़ा आसान हो जाता है कहना, लांछन लगाना, क्योंकि एक दूसरे पर लगाने का लांछन आदत तो पड़ी गई होती है। लेकिन यहाँ कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार पर भी एक कलंक लग रहा है और कानून व्यवस्था, क्योंकि उस सरकार की विशेष उस पर भी यहाँ कलंक लगता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि दुबे जी यहाँ पर कह रहे थे कि पुलिस ही गुंडे पाल लेती है, हफ्ता लेना होता है, पहले छोटा गुंडा बनाती है, फिर डॉन बनाती है, और उनकी नाक के नीचे ही सारे काम हो रहे होते हैं। तो वो साफ तौर पर ही कह रहे हैं मिली भगत रहती है। तब ऐसे में तो सरकार अपनी जगह जहां बैठी है वहां तो बैठी है, कानून व्यवस्था पर अपने आप ही सवाल उठ गया यहाँ। इसका तो फिर कोई हल ही नहीं हो सकता कभी जीवन में। महेश जी, देखिए, ऐसा है कि पुलिस तंत्र जो है, जो पुलिस की व्यवस्था है, वो स्थायी है। स्थायी इन द सेंस कि जो व्यक्ति भर्ती हुआ है इसमें, तो वो एक सर्टेन एज के बाद रिटायर होगा। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल पार्टी का सवाल है तो वो अस्थायी है, होगा, स्थायी तो नहीं है। वो आज है, कल नहीं पावर। तो ये जो पावर गेम है, इस पावर गेम में दुर्भाग्य हिंदुस्तान का ये रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने पुलिस को, जो पहले ब्रिटिशर्स करते थे, जो लीगेसी ब्रिटिशर्स की, जस्ट टू सप्रेस द मूवमेंट और जस्ट टू टॉर्चर द पीपल ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑफ इंडिया, उसको उस मद्देनजर ध्यान रखते पुलिस को इस्तेमाल किया। मुझे कहने में कोई कोताही नहीं है, चाहे हमारे दुबे जी हो, चाहे शिव सिंह भारती जी हो, लोग हैं राजनीतिक पार्टी जुड़े हुए लोग हैं। मैंने भी सारी पार्टियों का जब शासन रहा उसमें नौकरी की है, तो मैंने देखा है कि पुलिस को इस्तेमाल करना राजनीतिक पार्टियों का एक वो है तरीका। और पुलिस कैसी होगी मैं बता दूंगा आपको। पुलिस कैसी होगी ये सब डिसीजंस के ऊपर, पॉलिटिकल विल के ऊपर डिपेंड करता है। यदि पॉलिटिकल विल ये, जहां तक जैसे दुबे जी ने कहा कि बदमाश पुलिस की शय के बिना नहीं बन सकता बदमाश, तो ये दुबे जी का कहना पूरी तरह से असत्य तो नहीं है, लेकिन बहरहाल 80-90% तो असत्य है। और मैं ये भी कहूंगा कि बिना किसी पॉलिटिकल शेल्टर के कोई अपराधी बड़ा अपराधी नहीं बन सकता। मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि जब तक राजनीतिक संरक्षण ना हो, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण ही बचाता है। चाहे कोई, आप किसी भी क्रिमिनल को उठा लीजिए, मतलब यूपी के क्या, आप किसी भी हिंदुस्तान उठा लीजिए, ये है पॉलिटिकल शेल्टर्स, वो राजनीतिक संरक्षण उनको है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी पार्टी की सरकार रही हो। आपने देखा होगा कि वो जब भी किसी नई पार्टी सरकार आती है तो वो सारा का सारा एलिमेंट हृदय परिवर्तन करके इस पार्टी में शामिल हो जाता है, जो पार्टी सरकार, जो पार्टी पावर में है। तो ऐसा क्यों होता है भाई? क्यों अपराधी ट्रांसफर हो रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर? तो ये चीज, क्योंकि उनको पॉलिटिकल संरक्षण चाहिए, नहीं तो पुलिस उनको राउंड देगी, बिल्कुल एकदम पुलिस को ठिकाने लगा देगी। केवल उनको संरक्षण लेने के लिए राजनीतिक पार्टी शरण में जाना पड़ता है, और जाते हैं वो। तो ये प्रोसेस, एक जो डिवीजन प्रोसेस बताया, वो प्रोसेस इसका रिवर्स है, इसका उल्टा है वो प्रोसेस, इसका उल्टा प्रोसेस है वो। तो मेरा अपना मत ये है कि जहां तक उत्पीड़न का सवाल है, एक 4 मिनट 10 सेकंड में 20 सेकंड होगा आपके, कि मेरा अपना मानना ये है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलना बंद हो, नंबर 1। नंबर 2,
जहाँ तक इफेक्टिवनेस की सवाल है, पुलिस की मतलब प्रभावशाली पुलिस हो, उसकी कार्रवाई प्रभावशाली हो, तो इसमें पॉलिटिकल होना जरूरी इसलिए है कि दे आर द पॉलिटिकल बॉसेस। यदि मान लीजिए जो मंत्री हैं या जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं, गृह मंत्री, यदि उन्होंने ये तय कर लिया है कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, ये जान लीजिए आप, बिल्कुल तय। महेश तो सर, इसलिए आपसे एक मेरा सवाल है, महेश सर आपसे एक सवाल है, यानी कि कुल मिलाकर अगर फ्री हैंड छोड़ दिया जाए, जैसी व्यवस्थाएं बनी हैं, जो भी चीजें करने के लिए बनी है, कानून व्यवस्था बनी हुई है बाकायदा, अगर फ्री हैंड छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है अपराधों में लगाम लग जाएगी, क्योंकि वहां पर राजनीतिक संरक्षण मिलना बंद हो जाएगा, जो आपने एक ऑप्शन दिया। महेश सर, अपराध देखिए, जहां लगाम की बात है ना, लगाम की बात लगाम सरकार की नहीं होती है, लगाम कानून की होती है। आप ये कहना कि यदि पुलिस को बेलगाम कर देना, तो ये भी एक खतरनाक ट्रेंड है, बता दूं आप। पुलिस को बेलगाम यदि आपने कर दिया तो ये भी एक बड़ी डेंजरस फिनोमेना है, जो आजकल आप देख रही हैं। तो खतरनाक, जो पुलिस कहते हैं ना, एक किलर इंस्टिंक्ट होती है, किलिंग इंस्टिंक्ट होती है। किलर इंस्टिंक्ट ये होती है कि आप बड़े एंथुसियाज्म से और बड़े पर्पस लेके, उद्देश्य लेके कार्रवाई कर रहे हैं, और किलिंग इंस्टिंक्ट ये होती है कि आप दहशत फैलाना चाहते हैं, आप मतलब आप बड़े एक तरह से पैथेटिक हैं और आप बिल्कुल एकदम क्रूअल हो गए हैं और आप हर चीज को खत्म करना चाहते हैं। तो दिस इज किलिंग इंस्टिंक्ट, नॉट किलर इंस्टिंक्ट। किलर इंस्टिंक्ट ये है, यदि आपके अंदर किलर इंस्टिंक्ट है तो यू आर ए एक्टर, आप बहुत अच्छा अपने परफॉर्म करेंगी अपने इसको, यू विल परफॉर्म योर जॉब टू द फुलेस्ट। तो लेकिन ये किलिंग इंस्टिंक्ट जो है ना, ये जो पुलिस को किलर इंस्टिंक्ट से किलिंग इंस्टिंक्ट की तरफ ला रहे हैं, इट इज वेरी डेंजरस ट्रेंड। और ये पुलिस को पूरी मतलब बेलगाम करने की ही एक परिणाम है उसका। आप आज सवाल उठ रहे हैं, चाहे एनकाउंटर्स हो, चाहे कोई हो, सवाल उठ रहे हैं, तो बुलडोजर पर सवाल उठ रहे हैं। बुलडोजर का मतलब भाई आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस कैसे खत्म कर देंगे? आप किसी के मकान भाई, आप कानून भी तो है ना कुछ, कानून के दायरे में रहकर जो सारी व्यवस्थाएं हैं, जो कानून व्यवस्था है। जी ठीक है, ठीक है महेश जी, लौटूंगी मैं आपके पास में। काम करेगी। जी कंटिन्यू कर लीजिए, बोलिए सर। जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि कानून के दायरे में रहकर पुलिस भी काम करेगी, और कानून को जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, जो यानी कि जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे एमएलए हो, एमपीज हो, तो भी बात जाननी चाहिए, क्योंकि वो अपने अपोनेंट्स को हैरेस करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल होता है। इसमें कहने में कोई कोताही नहीं है, और इस बात से मेरी शिव सिंह भारती भी इस्तेमाल करेंगे और दुबे जी भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑल पॉलिटिकल पार्टी दे यूज द पुलिस फॉर देयर ओन एंड्स। ठीक है, सुरेंद्र सोरेन जी आपके पास आना चाहूंगी। अभी आपने जब शुरुआत हो रही थी हमारी बातचीत की, तो आपने कहा था कि आप तो झारखंड में हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर हजारीबाग में दौरा भी रहा, मंच से जो उन्होंने भाषण दिया होगा आपने सुना भी होगा। उन्होंने बोला आदिवासियों और दलितों की जो संख्या है, जो आबादी है, वो घट रही है। तमाम ऐसी चीज़ें देखने को मिली, चाहे परिवर्तन को देखने को मिला, चाहे बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली। अब ऐसे में अगर हम यहाँ बात करें तो राज्य में कानून व्यवस्था को वर्ग विशेष की जागीर बनाने का विपक्ष का आरोप आपको कितना सही लगता है, और आदिवासियों पर जो अत्याचार बढ़ रहा है उसको लेकर भी मैं जानना चाहूंगी आपसे बातचीत की। एक बार मंच से कहा तो जाता है, तमाम वादे और ये सारी चीजें किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर वो शून्य होता हुआ दिखाई देता है जब ऐसी तस्वीरें हम देख लेते हैं, हम और आप। सुरेंद्र जी, देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं अगले 10-12 दिनों में, इसकी तारीख की एक घोषणा भी हो जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है, और चूंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ के सत्ताधारी दलों को एक बिठा बिठाया मुद्दा मिल गया है। हालांकि जब मध्य प्रदेश की घटना हुई थी जिसमें बीजेपी के एक कार्यकर्ता नेता शामिल थे, तो वो मामला भी झारखंड में बड़ी पुरजोर तरीके से उठाया गया था। हालांकि तब तक चुनाव के काफी पहले हो चुका था, तो फिर वो मामला लोगों के जहन से चला गया, राजनीतिक दलों के टॉपिक से या मुद्दों से वो बाहर निकल गया। लेकिन इस वक्त जो ये मुद्दा आया है, ये उत्तर प्रदेश से आया है, जहां अपराधियों के बारे में कहा जाता है कि मोदी सरकार का एक बड़ा खौफ है। और जो कल्चर बुलडोजर वाली शुरू की थी, कई एक स्टेट में भी इसकी कॉपी देखने को मिली, तो लगता था कि अपराधियों के प्रति या अपराधियों के खिलाफ सरकार बड़ी सख्त है, और वहां ये घटना हुई है। और अभी तो इलेक्शन होने हैं, तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा ये मामला अभी झारखंड में उठने वाला है, क्योंकि बिहार में भी कुछ घटनाएं हुई है। हालांकि बिहार और झारखंड की सुरेंद्र जी कई सारी जगह है, मध्य प्रदेश भी है, मेरठ भी है, उत्तर प्रदेश भी है, राजस्थान भी है। हालांकि उत्तर प्रदेश इन सब मामलों में सबसे ज्यादा, अगर आंकड़ों की बात करें तो 11-12 हजार के आसपास के केसेस हैं, और उसके बाद सेकंड नंबर पर जिसकी हम बात करें वो बिहार है, उसके बाद बाकी सारी चीजें हैं। ठीक है, ओवर टू यू सुरेंद्र सर।
तो मैं वही कह रहा था कि आज मुख्यमंत्री यहाँ प्रधानमंत्री ने झारखंड की धरती से एक उन्नत ग्राम उत्कर्ष योजना शुरू की है आदिवासियों की, जिसमें 5 करोड़ आदिवासियों की जिंदगी बदल देने की बात कही है। आदिवासी अधिकार, आदिवासियों को की सुरक्षा, इन सब मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने अपनी बातें रखी हैं। और ये घटना हम आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं जब 2 खास मौके हैं, जब महात्मा गांधी की जयंती मना रहे हैं, 2 अक्टूबर अहिंसा के पुजारी की जयंती है, तो एक तरफ वो हिंसा की घटना ऐसी आई है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के मामलों में सरकार अगर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है, न्यायालय अगर कोई त्वरित न्याय नहीं देती है, ऐसे मामलों में कि आने वाले दिनों में बढ़ने की पूरी गुंजाइश रहेगी। ये जरूर है कि अपराधियों पर एक अपराधी के पीछे एक पुलिस तो बिठाया नहीं जा सकता। अभी महेंद्र जी कह रहे थे, मैंने तकरीबन 12 साल क्राइम रिपोर्टिंग की है, तो मुझे मेरा ताल्लुक अपराधियों से भी रहा है और पुलिस से भी रहा है। तो पुलिस के लिए अपराधी ना सिर्फ एक बड़ी चुनौती है, बल्कि पुलिस के लिए वो बहुत बड़े साथी भी हैं। कहाँ चोरी हुई है, किसने चोरी की है, किसने मर्डर किया है, ये इंफॉर्मेशन भी पुलिस को अपराधियों से ही मिलने वाली है। कोई शरीफ आदमी को उठा के ले आएंगे थाने में, तो वो तो नहीं बता पाएगा कि भाई किसने गोली चलाई थी या किसने डकैती की थी या किसने वहां लूट की थी। तो अपराधी ही एक दूसरे के इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देते हैं। तो अपराधी के एक गैंग से उनकी दोस्ती हो जाती है, तो दूसरे गैंग के खिलाफ वो अपने सारे इंफॉर्मेशन लीक करते हैं। तो जब तक अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण और पुलिस का संरक्षण ना मिले, तो अपराध अनियंत्रित हो जाती है। लेकिन अब जो मैं कह रहा हूँ कि अपराध की एक नई ट्रेंड जो स्टार्ट हो गई, पहले भी महिलाओं की हत्या होती थी या लोगों की हत्या होते थे, अब हत्या करके उन्हें 20, 25, 50 टुकड़ों में काट कर डिप फ्रीजर में डाल दिया जाता है। ऐसी बातें तो मुझे नहीं पता कि 20-25 साल पहले ऐसी घटौनी घटना होती थी। अगर दलितों के साथ मारपीट की घटना होती थी, उस तरह की घटना बल्कि आज की बनिस्बत पहले ज्यादा होती थी। ये अलग बात है कि उस तरह की घटना सामने नहीं आ पाते थे, उस तरह की घटनाओं पर चर्चाएं नहीं होती थी। घटना की तादाद कभी ठीक है सर, क्योंकि थोड़ा डिजिटलाइजेशन भी थोड़ा ज्यादा हो गया और अब सारी चीजें बहुत सामने तुरंत हैंड टू हैंड होने लगी है। पुराने जमाने में तो थोड़ा समय लगता था। आज से अगर 10 साल 5 साल पहले की भी बात करें तो कई सारे केसेस होते थे कि अखबार में खबर छपी है तो अगले दिन पता लग रही है, या फिर मीडिया के जरिए आगे चुनिंदा चैनल होते थे। अब का जमाना बहुत तेज, जो अभी घटना होती है और 1 घंटे के अंदर जो है सब जगह वायरल हो जाती है। ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास। शिव सिंह भारती जी, आपसे एक सवाल है मेरा, क्या लगता है आपको कि अगर जनजातीय समाज का विकास तेजी के साथ होगा तो क्या भारत का विकास तेज हो पाएगा और ऐसी घटनाओं पर लगाम लग पाएगी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही विचारधारा रखते हैं, उन्होंने मंच से भी यही कहा है, वो गांधी की विचारधारा रखते हैं। और कहीं ना कहीं एक जब पिछड़ा समाज साथ साथ में आगे बढ़ता है तो शायद जो ऐसी चीजें वो रुक जाती हैं। अभी आपने महेश जी को भी सुना होगा, सुरेंद्र जी को भी सुना होगा, उन्होंने भी बोला कि अगर जो अपराध करने वाले लोग हैं उनको एक तो पॉलिटिकल पार्टीज का संरक्षण मिलना बंद हो जाएगा और वो जब कानून व्यवस्था को काबू करना छोड़ देंगे कहीं ना कहीं, तो बहुत सारी चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा। क्या इससे आप कितना इत्तेफाक रख पा रहे हैं? भारती जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। शिव कुमार जी, आपसे भी यही सवाल है। देखिए, यहाँ पर कहा गया कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो राजनीतिक संरक्षण है वो देना बंद कर दे, क्योंकि आपने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए थे, और कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जो राजनीतिक पार्टी होती है कानून व्यवस्था पर थोड़ा बहुत दबाव बनाती, चाहे अधिकारियों की बात हो चाहे बहुत सारी तमाम चीजें हों, और अगर ये चीजें बंद होती हैं और एक जनजातीय समाज को जो है आगे बढ़ाने का, उनका तेजी से विकास करने की अगर बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं भारत के विकास में भी तेजी होती है। क्या इस बात से इत्तेफाक रख पा रहे हैं? नहीं, देखिए, जब अगर आप समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सबकी सामूहिक जवाबदारी होती है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो समाज हो, या समाज में जो लोग हैं उनकी हो, या सरकारी तंत्र हो। यहाँ सभी की जवाबदारी बनती है कि वो अपने अपने जो उनकी जिम्मेदारी है उसको गंभीरता से निभाएं। लेकिन मेरे कहने का आशय ये था कि अगर कोई छोटी मोटी घटना करता है और जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो कहीं ना कहीं वो शुरुआत जो है वो वहां से, जो अभी पूर्व IAS ऑफिसर हैं उन्होंने बोला कि बड़ी राजनीतिक पार्टियां करती हैं,
मैं इस बात से भी उनकी बात को डिनाई नहीं कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं हमारी तरफ में भी ये है कि उनको चाहे ना चाहे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो शायद सपोर्ट मिलता ही है उसमें वो। लेकिन जो इनिशियल स्टेज है वो देखिए आप कि इनिशियल स्टेज हमेशा थाना होता है कि थाने से जो शुरुआत होती है फिर लोग ये राजनीतिक पार्टियां भी ये सोचने लगती हैं कि भाई इसका दबदबा है। जैसा कि अभी पूरा हमारा इतिहास जो है राजनीति का उसमें आपने देखा होगा कि लोग उन पर गैंगस्टर एक्ट है, उन पर बहुत कुछ धाराएं लगी हैं, लोग जेल में बंद होकर चुनाव जीत जाते हैं। जो अभी लोकसभा चुनाव में आपने भी देखा तो वही उनका कहने का मतलब था, यही होता है पॉलिटिकल संरक्षण, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी की तार फंसे हुई। ठीक है दुबे जी, आती मैं आपके पास। जी दुबे जी अपनी बात खत्म करिए। तो वही कहने का मतलब था कि यहाँ पर अगर समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, समाज को एक अच्छे रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, तो सभी को अपनी जिम्मेदारियां पूर्णतः निभानी पड़ेगी। ठीक है महेश जी, आपसे भी सवाल है, क्योंकि देखिए समय का भी अभाव हो रहा है थोड़ा सा, कि आखिर इन चीजों को सुधारा कैसे जाए। एक सशक्त, एक सुव्यवस्थित समाज की अगर बात करें तो सबसे पहले कानून व्यवस्थाएं ही उनको लेकर खड़ी होती हैं, क्योंकि सुधारने का काम उनका होता है और बाकी जो चीज़ें उस पर संज्ञान लेना काम भी उनका होता है। तो आखिर इन चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे ताकि जो ये चीज़ें हो रही हैं वो ना हो और उन पर रोकथाम लग जाए। एक जो डर होता है ना, कानून का डर, वो हर किसी के जहन में रहना चाहिए कि आज हमने ये गलती करी। जब बच्चा कोई गलती करता है तो माँ मारती है, उसे दोबारा याद रहता है कि उसे ये गलती नहीं दोहरानी है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं या क्या किया जाए कि थोड़ी सी जो ये घटनाएं हो रही हैं इन पर रोकथाम हो, इन पर लगाम लगे। महेश जी। देखिए सबसे पहली बात ये है कि हम फायर फाइटिंग में बिलीव करते हैं। आग लगी, गए, बुझाया, फिर बैठ गए चुपचाप जी, फायर फाइटिंग बिलीव करते हैं। और ये क्राइम जो है फायर फाइटिंग से नहीं खत्म होता है। और जहां तक कानून की बात है, कानून बहुत प्रभावशाली है। और कानून, अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि सजायाबी कितनी हो रही है, सजाएं कितनी हो रही है। हमारा कभी दिमाग नहीं आता कि हम कन्विक्शन रेट बढ़ा दें, हम सजा बढ़ा दें। यदि किसी भी दिन 4-5 सजा हो जाए तो आदमी सोचता है कि कुछ करने से पहले भैया ये सजा हो रही है, ताबड़तोड़ सजा हो रही है, कन्विक्शन रेट इतना गिर गया है। तो हमें ये कोशिश करनी होती है कि हम पुलिस को, जहां तक पुलिस का ताल्लुक है, कि पुलिस अपना कन्विक्शन रेट बढ़ाए। जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है वो कायदे से करे, तरतीब से करे, और उसमें इतनी फुल एविडेंस कलेक्ट करे कि वो कोर्ट में सजायाबी तरमीम हो जाए, यानी वो बदल जाए, सजा हो जाए। तो पुलिस का काम सब आदमी को सजा दिलवाना है, पुलिस का काम रिफॉर्मेटिव नहीं है। जैसे कि अभी दुबे जी कह रहे थे कि साहब वो छोटे अपराधी से यदि उसको संरक्षण ना मिले पुलिस का, तो पुलिस का काम रिफॉर्मेशन नहीं है। यदि छोटा अपराध करना है तो बड़ा अपराध करे, कैसा भी अपराध करे, पुलिस का काम सिर्फ है कि उसको रिकॉर्ड पर लाए और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करे और कोर्ट में सजा दिलाए। ये पुलिस का काम है। और पुलिस की यही काम प्रभावशाली होना चाहिए। यदि इसमें सरकार मदद करे और पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक हस्तक्षेप नितांत आवश्यक है, समाप्त हो। और यदि समाप्त नहीं होगा, उनकी भी मजबूरी है, वो समाप्त नहीं कर पाएंगे। और पुलिस जो है वो पुलिस इसलिए है कि पुलिस में भी एक बड़ा रोग पैदा हो गया है। पुलिस में भी कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग का, हर आदमी को बहुत अच्छी पोस्टिंग चाहिए, हर आदमी को एक अच्छा जगह चाहिए, और उसके लिए वो पॉलिटिकल प्रोसेस की भी, मतलब आप कह लीजिए कि फ्लैटरिंग कह लीजिए या जो भी आप कह लीजिए, उसमें लगा रहता है। वो तो कुछ करने की कोशिश करता है बाय हुक एंड क्रूक। नंबर 3, बुलडोजर इज नॉट अ सॉल्यूशन। देखिए किसी भी समस्या का समाधान बुलडोजर नहीं है। कानून यदि ये काम करेगा तो आप सारी समस्या समाप्त होंगी। लेकिन जहां तक आदिवासियों पर और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार का सवाल है, तो इसमें हमें निश्चित रूप से जो सोशल मेजर्स है, जो सामाजिक मेथड्स है, तरीके हैं, उनको अपनाना पड़ेगा। कानून अपना एक अलग काम करेगा, लेकिन कानून रिफॉर्मेशन की तरफ नहीं चलेगा। आपको सोसाइटी को आगे रखना और सोसाइटी के उन सेक्शंस को डोमिनेट करते हैं। ठीक है महेश जी, समय का अभाव है। सुरेंद्र जी फटाफट से आपका क्लोजिंग कमेंट इस पर लेना चाहूंगी कि आखिर कैसे इन सब चीजों पर रोकथाम लग सकती है, फटाफट से सुरेंद्र जी। बिल्कुल बहुत सिंपल है। अगर जितने राजनीतिक दल है, सत्ताधारी दल जो है वो बचाव करेंगे और विपक्ष जो है उन पर चढ़ाई करेगी और उनके खिलाफ बयानबाजी करेगी, इतने बयान मंचों पर दिए जाएंगे, इतने लोग अपने को दलित और आदिवासी को हितैषी साबित करने में लग जाएंगे। इससे बेहतर अगर वो प्रशासन पर दबाव बनाए, पुलिस पर यह दबाव बनाए
और पुलिस की कार्यशैली को सुधारने की कोशिश करे और अपराधियों की धरपकड़ और न्याय की प्रक्रिया में के लिए अगर वो जोर लगाए तो शायद मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में ऐसी तमाम घटनाओं की संख्या बेहद कम हो जाएगी और पीड़ित को न्याय भी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा ले तो शायद ये घटनाओं पर रोकथाम लग सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमसे जुड़ने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर अगर सब अपनी अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाते हैं तो इन तरह की जो वारदातें हो रही है, घटनाएं हो रही है, इन पर लगाम कैसे लगती है और कब लगती है। फिलहाल मेरे साथ खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।